हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब की इस वीडियो में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले जनवरी 2025 का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनविद होते हैं जो मृत्युदंड, कंपनी परिसमापन, बाल अभिरक्षा और जमानत आवेदन जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं। कथन 2, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता किसे कहते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनविद होते हैं जो मृत्युदंड, कंपनी परिसमापन, बाल अभिरक्षा और जमानत आवेदन जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं। अतः कथन 1 सही है। वे कानूनी प्रस्तावों पर बहस करते हैं लेकिन अभियुक्तों से सीधे निर्देश नहीं ले सकते हैं और उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) द्वारा जानकारी दी जाती है। यह पदनाम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विधिक कौशल, बार काउंसिल में प्रतिष्ठा और कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के बाद विशेष ज्ञान के आधार पर प्रदान किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की भूमिका और अधिकार स्थापित करता है। अतः विकल्प सी सही है क्योंकि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्सर समाचारों में रहने वाला माउंट कनलाओन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, इंडोनेशिया, बी, फिलीपींस, सी, जापान, डी, मलेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। माउंट कनलाओन फिलीपींस में 2435 मीटर ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कनलाओन में हाल ही में विस्फोट देखा गया जिससे कई किलोमीटर तक राख और गैसें फैल गईं। माउंट कनलाओन नेग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य भाग में एक स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित शंकु, एक ऊंचा शंकु के आकार का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी एक अंतर्जात क्रिया के द्वारा बनता है। भूपर्वटी में एक कमजोर स्थल होता है जहां विस्फोट के दौरान गैस, लावा, राख और वाष्प उद्गमित होती है। फिलीपींस प्रशांत महासागरीय अग्निवलय में स्थित है जो अपनी उच्च भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है जिससे यह विश्व स्तर पर सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक बन गया है। अग्निवलय या परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक भूकंपीय क्षेत्र है जो सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप की बारंबारता के लिए जाना जाता है जो प्रशांत प्लेट और आसपास के कम घनत्व वाली प्लेटों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। अग्निवलय लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है जो प्रशांत, जुआन, फूका, कोकोस, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, नास्का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपींस प्लेटों जैसी विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं को चिन्हित करता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गैर सरकारी विधेयक उन संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं। 2, संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 3, इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। केवल 2 कथन सही हैं। कौन कौन से कथन हैं? निजी सदस्यों के विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते, मंत्रिपरिषद के रूप में नहीं। अतः कथन 1 सही है। ये विधेयक उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर नए कानून या संशोधन प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के बिना किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। इसका मसौदा तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। 14वां प्रश्न है, मर्कोसुर जो कभी कभी समाचारों में रहता है वह क्या है? ऑप्शन ए, आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता। बी, दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन। सी, अफ्रीका में एक आर्थिक संगठन। डी, अफ्रीका में एक सैन्य गठबंधन।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन। व्याख्या देखते हैं। मर्कोसुर दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जबकि बोलीविया की सदस्यता अभी लंबित है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सृजन पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, डीपीएसयूएस और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना है। दो, यह पोर्टल एक नॉन ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है, अर्थात इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष खरीद या भुगतान नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। दोनों कथन सही है। आत्मनिर्भर भारत घोषणा के अनुसरण में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए अवसर के रूप में सृजन पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, डीपीएसयूएस और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना है, अतः कथन एक सही है। पोर्टल एक नॉन ट्रांजैक्शनल ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, अतः कथन दो सही है। एक नॉन ट्रांजैक्शनल ऑनलाइन मार्केट उपयोगकर्ताओं को जुड़ने और विज्ञापन देने की अनुमति देता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष खरीद या भुगतान की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल मार्केट प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। दो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल के रूप में की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ भारत सरकार का एक विशेष बल है जो मानवीय और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेषज्ञ प्रतिक्रिया उपलब्ध करना, जिससे बचाव एवं राहत कार्य का प्रभावी निष्पादन संभव हो सके। इसकी स्थापना वर्ष 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्ष 2006 में की गई थी, अतः कथन दो सही है। यहाँ पर लिखा हुआ था कथन एक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है, ये गलत है। यहाँ पर इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः आय स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित होता है। दो, अल्किरे फोस्टर एएफ पद्धति वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी मापन का एक व्यापक दृष्टिकोण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। भारत में गरीबी रेखा का आकलन आय के स्तर पर नहीं बल्कि उपभोग व्यय पर आधारित है, अतः कथन एक सही है। भारत की गरीबी रेखा का अनुमान कई कारणों से आय के स्तर के बजाय उपभोग व्यय पर आधारित है, जैसे आय विशेष रूप से स्वनियोजित व्यक्तियों और दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए समय और स्थान दोनों पर अत्यधिक परिवर्तनशील है, जबकि उपभोग प्रारूप अधिक स्थिर है। इसके अतिरिक्त आय का लेखा जोखा रखना विशेष रूप से नियमित वेतन पाने वाले के लिए चुनौतीपूर्ण है। संदर्भ अवधि जैसे 30 दिन का उपयोग करते हुए उपभोग आधारित सर्वेक्षण घरेलू व्यय का अधिक विश्वसनीय और प्रतिनिधि माप प्रदान करते हैं, जिससे वे गरीबी रेखा के आकलन हेतु अधिक व्यवहारिक बन जाते हैं। अर्थशास्त्री सबीना अल्किरे और जेम्स फोस्टर द्वारा विकसित अल्किरे फोस्टर पद्धति बहुआयामी गरीबी को मापने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन कई आयामों का आकलन करता है जो व्यक्ति या परिवार अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुभव करते हैं, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, बाघों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं। दो,
भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। 3, बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए विश्व वन्य जीव कोष द्वारा TX2 अभियान शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सही हैं। बाघ केवल 13 देशों में पाए जाते हैं, जिनमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। हालांकि नवीनतम IUCN रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ अब विलुप्त हो चुके हैं, अतः कथन 1 सही है। भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है। देश में लगभग 3800 जंगली बाघों में से 785 अकेले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, अतः कथन 2 सही है। विश्व स्तर पर बाघ को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है तथा भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। संरक्षण प्रयासों में भारत द्वारा 7 बड़ी बिल्लियों के लिए शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस IBCA 2022 तक वैश्विक बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा TX2 अभियान वर्ष 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाने वाली बाघ जनगणना शामिल है, अतः कथन 3 सही है। बाघों के लिए प्रमुख खतरों में आवास का नुकसान, अवैध शिकार, अवैध व्यापार और मानव वन्य जीव संघर्ष शामिल है। जहां विश्व के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं उसमें वन्य जीव संघर्ष शामिल है। भारत जहां विश्व के सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं उसमें वर्ष 2022 तक 3167 बाघों को दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक परमाणु ईंधन है जो थोरियम और उच्च समृद्ध निम्न संवर्धित यूरेनियम का मिश्रण है। 2, वर्तमान में इसका उत्पादन केवल दक्षिण अफ्रीका में ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। 3, पारंपरिक प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में इसकी ज्वलन क्षमता अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन सही है। समृद्ध जीवन के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा ANEEL एक पेटेंटेड परमाणु ईंधन है जिसे थोरियम और उच्च समृद्ध कम समृद्ध यूरेनियम HALEU के मिश्रण के रूप में विकसित किया गया है, जिसका नाम एक प्रमुख भारतीय परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के सम्मान में रखा गया है, अतः कथन 1 सही है। HALEU जो 5% से 20% तक यूरेनियम संवर्धित है, उन्नत परमाणु रिएक्टर के डिज़ाइन के लिए आवश्यक है। हालांकि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन वर्तमान में रूस और चीन तक सीमित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनिल ईंधन भारत के दाब युक्त भारी जल रिएक्टरों PHWR के अनुकूल है, जो देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। यह दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि करता है। पारंपरिक प्राकृतिक यूरेनियम के 7000 मेगावाट दिन प्रति टन की तुलना में 60,000 मेगावाट दिन प्रति टन की वर्णप दर प्राप्त करता है, अतः कथन 3 सही है। इसके अलावा थोरियम और प्रयुक्त अनिल ईंधन का हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, जिससे प्रसार संबंधी चिंताएं दूर होंगी और अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम आपूर्तिकर्ताओं और रिएक्टर संचालकों के बीच अधिक विश्वास सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिलालेख संबंधित व्यक्तित्व, जूनागढ़ शिलालेख, भितरी शिलालेख, मंदसौर शिलालेख और इधर वह शिलालेख किस व्यक्ति से संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम, स्कंदगुप्त, विजयसेना, ये लिखे हुए हैं। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा गया यह अभिलेख 2वीं शताब्दी ईस्वी का है और पश्चिमी क्षत्रपों के शासक रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। इसमें सुदर्शन झील बांध के निर्माण और मरम्मत का भी उल्लेख है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। भितरी स्तंभ अभिलेख, यह अभिलेख स्कंदगुप्त की सैन्य उपलब्धियों, विशेष रूप से हूणों पर उनकी जीत और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को स्थिर करने के उनके प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मंदसौर अभिलेख, हालांकि मंदसौर शिलालेख यशोवर्मन से संबंधित है, विजयसेना से नहीं। यह हूणों पर यशोधर्मन की विजय और क्षेत्रीय स्थिरता में उनके योगदान को दर्शाता है। विजयसेना
देवपरा प्रशस्ति से संबंधित है, जो बंगाल में उनकी उपलब्धियों को दर्शाती है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।